हेलो प्यारे बच्चों। सो फाइनली बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने न्यूटन सेकंड लॉ कंप्लीट किया था फॉर रोटेशनल मोशन। हमने जो इक्वेशन ड्राइव करी थी वो करी थी टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। हमने बोला था कि जिस एक्सिस के अबाउट हमें टॉर्क लिखेंगे उसी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, है ना। यस, दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने देखा था कि अगर क्वेश्चन के अंदर या न्यूमेरिकल के अंदर कोई हिंज पॉइंट है तो उस हिंज पॉइंट के अबाउट ही हमेशा टॉर्क की इक्वेशन अप्लाई करेंगे, है ना। उस हिंज एक्सिस के अबाउट ही क्या करेंगे, हम टॉर्क की इक्वेशन अप्लाई करेंगे। थर्ड पॉइंट, अगर हिंज पॉइंट नहीं है इन दैट केस हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ये बेसिक पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टडी कर लिए थे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा आज। और एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। देखो बेटा, हमें एक रॉड दे रखी है इस तरीके से और यहाँ से हिंज्ड है और इसको हम लोग रिलीज कर रहे हैं। जस्ट आफ्टर रिलीज इन अ वर्टिकल प्लेन इस तरीके से रॉड नीचे आएगी, है ना। रिलीज करने के बाद रॉड क्या आएगी, नीचे आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसके ऊपर एक mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर। मुझे कैलकुलेट करना है अल्फा एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस, एंड साथ के साथ हिंज फोर्स भी कैलकुलेट करना है। यानी ये जो हिंज पॉइंट है इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है यस हिंज के कारण, वो मुझे कैलकुलेट करना है। देखें, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की। यस, मैं इस mg फोर्स को कहाँ एक्ट कर रहा है बेटा, सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है। अच्छा, इस mg फोर्स के कारण मुझे हिंज पॉइंट पर क्या करना है, टॉर्क लिखना है। और कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर बेटा, हिंज पॉइंट पर फोर्स लग रहे होंगे, लेकिन मान लेते हैं कि हिंज पॉइंट पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो मैं बोल रहा हूँ कि N2, N1 और N2 लग रहे हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्शन रैंडमली मान ली है ना। मुझे नहीं पता है नीचे लग रहा है ऊपर लग रहा है, जस्ट अज्यूम कर लिया है कि नॉर्मल फोर्सेस इस तरीके से लग रहे हैं। किसके कारण? हिंज के कारण रॉड के ऊपर लगाए है ना। यस, अब जब मैं हिंज के पॉइंट के अबाउट, हिंज एक्सिस के अबाउट अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो डेफिनेटली इन फोर्सेस के कारण टॉर्क कितना आएगा, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क आएगा 0। क्यों आएगा? क्योंकि फोर्सेस खुद इटसेल्फ उस एक्सिस से पास हो रहे हैं, इसीलिए N1 और N2 के कारण तो टॉर्क कितना आएगा, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट द हिंज एक्सिस कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, अब किसके कारण, mg के कारण कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क ड्यू टू mg कितना आएगा, टॉर्क ड्यू टू mg आएगा। देखो ये mg फोर्स इस हिंज पॉइंट के अबाउट कैसे रॉड को घुमाएगा, इस तरीके से घुमाने वाला है। घुमाएगा, यस बेटा, इस तरीके से घुमाएगा, ओमेगा से घुमाएगा, तो डेफिनेटली डायरेक्शन क्या आएगी टॉर्क की, r वेक्टर क्रॉस f। r वेक्टर क्रॉस f करेंगे तो रॉड ऐसे घूमेगी, या हम लोग बोल सकते हैं इनटू द प्लेन। तो परपेंडिकुलर देखो, ये हिंज एक्सिस हो गई और ये मेरा क्या हो गया, ये mg हो गया। एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। हिंज्ड एक्सिस ये रही, mg ये रहा, दोनों स्क्यू लाइंस है, दोनों के बीच की क्या चाहिए हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, जो कि कितनी है, पूरी लेंथ l है तो आधी डिस्टेंस हो गई l/2। तो टॉर्क ड्यू टू mg कितना हो जाएगा, mg इंटू r परपेंडिकुलर। r परपेंडिकुलर देखो स्क्यू लाइन सही है ना, ये वाली और ये वाली, ये एक्सिस हो गई और ये फोर्स हो गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। याद आ रही होगी बात, परपेंडिकुलर है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जब भी ऐसा केस हो, टॉक अबाउट एन एक्सिस का और स्क्यू लाइंस वाला केस हो, तो हमने पढ़ा था कि हम r परपेंडिकुलर इंटू एफ कर देंगे। तो r परपेंडिकुलर कितना हुआ, l/2 हुआ। डायरेक्शन इनटू द प्लेन, क्रॉस बना दिया। ठीक है, अब नेट टॉर्क अबाउट अ हिंज पॉइंट कितना आ जाएगा, यस वो आ जाएगा हमारे पास, ये तो 0 हो गया, N1 N2 के कारण तो केवल mg के कारण आया, mg l/2 आ गया, है ना। यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, है ना। यस, टॉर्क की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, mg l/2। इनर्शिया अबाउट द हिंज एक्सिस कितना होगा, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो बोलोगे सर ml²/3 हो जाएगा, इनटू क्या किया, अल्फा किया। ठीक है, अल्फा की डायरेक्शन वही होगी जो टॉर्क की डायरेक्शन है। टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ आई थी,
इनटू द प्लेन आई थी, या फिर बोल दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई थी, ठीक है। यस, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनटू द प्लेन आ गई। कैंसिल आउट करें कुछ? यस बेटा, एल से एल कैंसिल आउट हो रहा है, मास से मास कैंसिल आउट हो रहा है। फाइनली मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ गया 3g/2l आ गया, ये मेरे पास अल्फ़ा आ गया, ठीक है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस, सेकंड देखें, अल्फ़ा आ गया। अब ओमेगा कैलकुलेट करते हैं हम। ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ओमेगा कैलकुलेट करना है, अल्फ़ा ये है। जस्ट आफ्टर रिलीज जब मैं ओमेगा कैलकुलेट करूँगा तो डेफिनेटली कितना आएगा, रिलीज़ के जस्ट बाद बात हो रही है, तो रिलीज़ के जस्ट बाद में रॉड के पास कोई स्पीड होगी? नहीं होगी बेटा। रॉड के हर पॉइंट के पास स्पीड कितनी होगी? 0 होगी, है ना। अभी तो टॉर्क एक्ट करने लगा, धीरे धीरे इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन जस्ट आफ्टर रिलीज तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। जब इसके ऊपर टॉर्क लगेगा कंटिन्यूसली तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन इनिशियली जस्ट आफ्टर रिलीज तो एंगुलर वेलोसिटी 0 ही होगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, या इस बात को ऐसे समझ लो कि जस्ट आफ्टर रिलीज हर पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी, और वेलोसिटी 0 होगी तो v = r ओमेगा से मैं कह सकता हूं कि एंगुलर वेलोसिटी भी 0 ही होने वाली है ना। यस, थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ एंड पॉइंट। देखो एक्सेलरेशन ऑफ एंड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना। ये वाला जो एंड पॉइंट है ये क्या कर रहा है, देखो इस पाथ के ऊपर ये जो एंड पॉइंट वाला पार्टिकल है ये सर्कुलर पाथ में मोशन करता हुआ नजर आ रहा होगा। अब सर्कुलर मोशन कैसा हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म? तो तुम देख पा रहे होंगे कि इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी, इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होगी? चेंज होगी। क्यों होगी? क्योंकि रॉड के पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ डेफिनेटली चेंज होने वाली है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रॉड के पास किस डायरेक्शन में होगा, मैं मार्क कर देता हूँ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरीके से होगा, ठीक है। यस, है ना। यस, और क्या होगा, साथ के साथ रॉड ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो एक एक्सेलरेशन इसके पास होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या कर रहा होगा, पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमा रहा होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। यस, तो बात कर लेते हैं, ए नेट कितना आएगा? ए नेट मेरे पास आएगा √, इन दोनों का रिजल्टेंट मेरे पास ए नेट आ जाएगा, ठीक है। यस, ऐसे तो आएगा, यानी कि AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर मेरा ए टोटल एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा? तुम बोलोगे सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का होगा, वो होगा ω²r। r कितना है? लेंथ के बराबर। अब ओमेगा ही 0 है। जस्ट आफ्टर रिलीज ओमेगा कितना है? 0 है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कितना हो गया? 0 मीटर/सेकंड² हो गया। अब केवल और केवल रॉड के पास क्या बचा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है बचा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? तुम बोलोगे सर अल्फ़ा इंटू आर होगा। अल्फ़ा इंटू आर, अल्फ़ा कितना है? तुम बोलोगे सर अल्फ़ा है 3g/2l है। रेडियस कितनी है? रेडियस है l के बराबर। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 3g/2 आ गया, मीटर/सेकंड² हो गया, ठीक है। ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था और इसके पास 2 एक्सेलरेशन थे, उसमें से एक एक्सेलरेशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन 0 आया हमारे पास, और केवल क्योंकि रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो इस पार्टिकल के पास क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। यस, ये हमने निकाल लिया। तो एंड पर टोटल एक्सेलरेशन कितना लगेगा, एंड यही एंड के ऊपर क्या हो गया? नेट एक्सेलरेशन
इस एंड पॉइंट पर लग रहा होगा वो इतना लग रहा होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल तो 0 हो गया, बचा ये, तो ये हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। देखो थर्ड पॉइंट देखो यस, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं इधर, यानी कि फोर्थ पॉइंट की, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे जो रॉड का हमने पूरा क्या कर लिया था, पूरा मास अज्यूम कर लिया था। इस सेंटर ऑफ मास वाले पार्टिकल का क्या मोशन कैसा है वो चेक करते हैं। देखो ये अगेन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो डेफिनेटली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, साथ के साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। इनिशियली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 होगा, क्यों, अभी मैंने बताया, क्योंकि जस्ट आफ्टर रिलीज एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है, हर पार्टिकल की स्पीड भी 0 है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर L/2 होगा, और ओमेगा इनिशियली कितना है, ओमेगा इनिशियल 0 है, ठीक है, इनिशियली 0 है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब रॉड के पास केवल और केवल कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, रॉड के पास केवल और केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा का वैल्यू कितना है, 3g/2l है, इंटू आर कर देंगे, आर कितना है, L/2 है, तो आर का वैल्यू L/2 ले लिया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया 3g/4 आ गया, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो ये वाला पॉइंट तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस पार्टिकल के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, वो तो हो गया 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसका वैल्यू ये रहा हमारे पास, तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट होगा तो ए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, 3g/4 आ गया। इसमें तो मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत होगी, है ना। यस बेटा, अब बात कर लेते हैं हिंज्ड फोर्स की, है ना। हिंज फोर्स की बात करते हैं, हिंज फोर्स कहाँ कैलकुलेट करें, यस पहले इसको नोट करें फिर निकालते हैं। यस बेटा, अब उसका कौन सा वाला पार्ट था, फिफ्थ पार्ट हम लोग देखते हैं। फिफ्थ पार्ट देखो बेटा, ये हमारे पास रॉड थी इस तरीके से, है ना, ये रॉड होगी, और रॉड के सेंटर ऑफ मास पर mg फोर्स एक्ट करेगा, उसका वेट एक्ट करेगा, और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, हिंज के कारण नॉर्मल फोर्स N1 और N2 एक्ट कर रहे हैं। ये नॉर्मल फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस किसने लगाए हैं, हिंज ने लगाए। अच्छा, अब हम लोग एक बार तो इस डायरेक्शन में अलोंग द एक्स एक्सिस नेट एक्सटर्नल फोर्स, देखो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस। कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, इस बॉडी के ऊपर बाहर से एक तो एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस N2 वर्क कर रहा है, एंड अलोंग द वाई एक्सिस N1 और mg एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का एस्केलेशन मेरे पास है, देखो याद करो हमने ये सीखा था कि F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी या मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, इस इक्वेशन को एक बार तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगाते हैं, एक बार वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगाते हैं, ठीक है। नहीं बात याद आ रही है तो देखो याद करो, ये मेरा सिस्टम था, मान लो m मास का, इस m मास का बॉडी का सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे है, ठीक है। इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM है, और बाहर से एक्सटर्नल फोर्स बहुत सारे, मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स FEXT लग रहा है ना। तो हम इक्वेशन कैसे लिख देते हैं, FEXT इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। याद आ गया होगा, यस बेटा। अब हम लोग x अलोंग x एक्सिस ये इक्वेशन यूज़ कर लो, एक बार अलोंग y एक्सिस कर लो। अलोंग x एक्सिस यूज़ करते हैं, अलोंग x एक्सिस, यस बेटा, देखो सेंटर ऑफ मास के पास अलोंग x एक्सिस कितना एक्सेलरेशन था, याद करो, इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस तो 0 था, याद आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर L/2, ओमेगा कितना था, 0 था, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी
अलॉन्ग दिस एक्सिस 0 हो गया। अब बची ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया था, तो यही हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हुआ था, यस ए से में आया था। और ये कितना आया था, ये हमारे पास आया था अल्फा आर 3g/2 इंटू L/2, वो कितना हो गया था 3g/4 हो गया था, यस सॉरी L से L तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3g/4 आया था। देखो पीछे हमने कैलकुलेट भी कर लिया था, 3g/4 एस्केलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में आया था, सेंट्रीपिटल एस्केलेशन तो 0 हुआ था, केवल एस्केलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस y डायरेक्शन में था। ठीक है, मैंने बस बातें रिपीट करी है। सेंटर ऑफ मास का एस्केलेशन अलॉन्ग एक्सिस तो 0 हो गया क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एस्केलेशन 0 था। केवल और केवल इस डायरेक्शन में हमारे पास इस रॉड के पास एक्सेलरेशन है। तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस अगर ये एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग द एक्स एक्सिस 0 है। क्यों 0 है, चाहो तो लिख लो, बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है। तो इसका मतलब एफ एक्सटर्नल बी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किस एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो n2 कितना होना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है पार्टिकल के पास, रॉड के पास, है ना। और रॉड के पास अगर इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है जस्ट आफ्टर रिलीज, तो n2 भी कितना होगा, 0 ही तो होगा। अगर बाहर से इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा तो सेंटर ऑफ मास एस्केलेट करना चाहिए था, और एस्केलेट करेगा तो डेफिनेटली कोई वैल्यू आनी चाहिए थी। लेकिन क्या हो रहा है, x डायरेक्शन में तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 है, इसलिए n2 भी कितना होगा, 0 होगा, है ना। यही बात मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स बाहर से केवल और केवल x डायरेक्शन में n2 लग रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब आई होप बात समझ में आ गई होगी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है रॉड के ऊपर भी, तो हमें हर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये तो बात हो गई n2 की। अब हम बात करते हैं n1 की, y डायरेक्शन में। अलोंग y डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ क्या लग रहा है, देखो mg लग रहा है, mg ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, n1। ठीक है, नेट फोर्स mg माइनस n1 इक्वल्स टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। हमने यूज क्या करी इक्वेशन, नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द y डायरेक्शन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, mg माइनस n1 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, mg माइनस n1 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन कितना है, 80 के बराबर है, एंड दैट इक्वल्स टू 3g/4। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा mg माइनस 3mg/4 इज इक्वल्स टू n1। तो n1 मेरे पास आ गया, mg/4 आ गया, यस बेटा ये आ गया। और n2 हमारे पास कितना आया, 0 आया, है ना। n1 और n2 हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके का एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, बेटा नोट करें इसको। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A rod of mass m and length L is hinged at the center if force F acts on the rod such that it is always perpendicular to its length। हमारे को क्या है, एक रॉड दे रखी है इस तरीके से, और रॉड जो है, रॉड के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा इस तरीके से लग रहा है कि वो हमेशा क्या हो, रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर हो। देखो ये है ना, तो फोर्स ऐसे लग रहा होगा लेंथ के परपेंडिकुलर। जब ऐसे हो गई होगी रॉड तो फोर्स ऐसे लग रहा होगा, यानी कि ये हमेशा रॉड की लेंथ के क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। रॉड इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है तो रॉड ऐसे घूम रही होगी इस तरीके से। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। हमसे क्या पूछा गया, एंगुलर एस्केलेशन है, थीटा पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर एस्केलेशन निकालने के लिए टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कर लेते हैं। नीचे की तरफ देखो, इसके सेंटर ऑफ मास पे क्या एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास पर इसके ये यहाँ से डिस्टेंस हमें दे रखी थी क्वेश्चन में, ये L/4 है। ठीक है, ये हमारी लेंथ है L/2। अच्छा, तो इसके सेंटर पे एक्ट करेगा mg, यहाँ से mg एक्ट करेगा। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। टॉर्क, ये हिंज पॉइंट है, इसके अबाउट लिखूँगा। टॉर्क अबाउट द हिंज्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू इनर्शिया अबाउट द हिंज एक्सिस इनटू अल्फा। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मैं क्या करने वाला हूँ, टॉर्क लिखने वाला हूँ।
अच्छा, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो mg लग रहा है और एक फोर्स F लग रहा है। इसके अलावा हिंज फोर्सेस लग रहे होंगे, हिंज फोर्स लग रहा होगा। किस डायरेक्शन में लग रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं कंपोनेंट की हेल्प से बता सकता हूँ कि दो कंपोनेंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं हिंज फोर्स के, एक तो परपेंडिकुलर टू द रॉड, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों के कारण जो टॉर्क होगा हिंज पॉइंट पे वो तो जीरो होगा, है ना, तो डायरेक्टली जीरो हो गए। mg के कारण भी, mg खुद भी इस हिंज एक्सिस से पास हो रही है, तो इसके कारण भी टॉर्क कितना हुआ? जीरो हुआ। केवल और केवल फोर्स किसके कारण आएगा? इस F फोर्स के कारण। देखो एक्सिस ये रही, हिंज फोर्स ये रहा, दोनों कैसे हैं? स्क्यू लाइन्स हैं। और जब स्क्यू लाइन्स हो जाती हैं तब मुझे पता है कि हिंज टॉर्क अबाउट एन एक्सिस कैसे लिखते हैं? R परपेंडिकुलर इनटू F। तो ये रहा मेरी एक्सिस, ये रहा मेरा फोर्स, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दिख रही है? L/4 दिख रही है। तो हम लिख लेते हैं L/4 इंटू एफ, डायरेक्टली मैंने लिख दिया L/4 इंटू एफ। यस, ठीक है, यस। इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया लिखना है, हिंज एक्सिस के अबाउट कितना आएगा? ml/12 आ जाएगा। रॉड का मास m है, लेंथ l, ml/12। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आएगा? देखो एंगुलर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन देख लेते हैं। देखो ये भी कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करा, हिंज फोर्सेस भी कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करे, केवल और केवल ये फोर्स F प्रोड्यूस कर रहा है टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट। कैसे करेगा? R क्रॉस F, R क्रॉस F, यानी कि ये हिंज एक्सिस के अबाउट ये फोर्स कैसे रोटेट कर रहा होगा? रॉड को इस तरीके से घुमा रहा होगा। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज में, या फिर मैं बोल दूं R क्रॉस F बाहर की तरफ, है ना। R वेक्टर ये रहा, फोर्स कैसा लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। R क्रॉस F किया, कहाँ आएगा? टॉर्क की डायरेक्शन आ जाएगी ये, और जो डायरेक्शन टॉर्क की होगी वही डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन की होगी। तो मैंने बनाया बाहर की तरफ के लिए डॉट। अच्छा, L/4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 12 हो गया, है ना। मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया 3F/ml, 3F/ml। ये हमारे पास आ गया डायरेक्शन, मेरे पास ये आ गई, ये मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो क्या हमेशा कांस्टेंट होगा? यस बेटा, कांस्टेंट होगा। देखो क्यों होगा कांस्टेंट, वो समझो। देखो फोर्स F ऐसे लग रहा है, R क्रॉस F करोगे हमेशा बाहर की तरफ आ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन, डायरेक्शन वाइज तो कांस्टेंट होगा। मैग्नीट्यूड वाइज भी देख पा रहा हूँ कि फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड वाइज एज वेल एज डायरेक्शन वाइज एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने वाला है। देख लो R क्रॉस F किया, यहाँ पे आ रहा है। जब रॉड ऐसे हो जाएगी तो फोर्स कैसे लग रहा होगा? उस लेंथ के परपेंडिकुलर, तो R क्रॉस F करूँगा वापस से बाहर। जब रॉड यहाँ से घूमकर यहाँ पहुँच जाएगी तो फोर्स कैसे लग रहा होगा? नीचे की तरफ। R क्रॉस F करूँगा तो बाहर की तरफ, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड यही रहने वाला है, यानी कि अल्फा जो है वो इस केस में कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, लेकिन इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन कराया था उसके अंदर ध्यान रखना अल्फा कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अल्फा कंटिन्यूसली चेंज होगा। यस, हम लोग डिस्कस भी करेंगे आगे, बताऊंगा इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था। अच्छा, अल्फा इस केस में कांस्टेंट है, और अल्फा अगर कांस्टेंट है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज करूँगा? ओमेगा हमसे पूछा गया थीटा, तो यस थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर यूज कर सकता हूँ। थीटा मुझे फाइंड आउट करना है टी टाइम में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, यस हमने फोर्स लगाना चालू किया ही है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 दे रखी है हमें। ये हाफ अल्फा, अल्फा मेरे पास कितना है? 3F/ml है, इनटू कितना है? टी स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। थीटा आ गया हमारे पास, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमें ना एक रॉड दे रखी है और रॉड को रिलीज किया जा रहा है। जब ये रॉड वर्टिकल हो जाएगी उस समय हमसे अल्फा, ओमेगा, ACM और हिंज फोर्सेस पूछे गए। अच्छा, सबसे पहली बात तो जब हमने इसी टाइप का पहला एक स्टार्टिंग सबसे पहला क्वेश्चन भी देखा था, उसमें हमने कैसे क्या अप्रोच किया था, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी अप्रोच करेंगे, है ना। यस, किस इंस्टेंट पे पूछा गया है वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। जब रॉड वर्टिकल हो जाएगी तब अल्फा, ओमेगा और बाकी के चीज़ें मेरे से पूछी गई है। अच्छा, रॉड वर्टिकल हो जाएगी उस समय फोर्सेस कैसे लग रहे होंगे?
रिलीज किया गया उस समय तो वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। डेफिनेटली रॉड के पास जस्ट आफ्टर रिलीज एंगुलर एस्केलेशन होगा, है ना, वो एंगुलर एस्केलेशन हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। अभी हम लोग किस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, जब रॉड वर्टिकल हो जाएगी, जब रॉड इस तरीके से हो जाएगी, उस समय मेरे से पूछा गया है इस रॉड का अल्फा, ओमेगा, एस्केलरेशन और हिंज फोर्सेस। देखते हैं बेटा, ये रॉड का मेरा क्या हो गया, ये रॉड का मेरा सेंटर ऑफ मास हो गया, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास हो गया, है ना। और ये सेंटर ऑफ मास कैसे घूम रहा होगा, ये ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आके सेंटर ऑफ मास ही हो गया, है ना। यस, सेंटर ऑफ मास और रॉड का हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा होगा, यूँ करके आराम से ऐसे सर्कुलर पाथ ले रहा होगा, है ना। यस मैडम। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इस इंस्टेंट पे मुझे क्या करना है, मुझे अल्फा फाइंड आउट करना है। तो इस इंस्टेंट पे जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे, उन फोर्सेस ने क्या प्रोड्यूस किया होगा, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस किया होगा। उस टॉर्क के कारण इस रॉड में इस इंस्टेंट पे एंगुलर एस्केलेशन प्रोड्यूस होगा। ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर हर पॉइंट पे एंगुलर एस्केलेशन चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो एंगुलर एस्केलेशन इधर होगा वही एंगुलर एस्केलेशन यहाँ पे आने वाला है। एंगुलर एस्केलेशन कंटिन्यूसली चेंज होगा। और हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में आए कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लो, पिछले केस में जैसे यूज़ करी थी, और आसानी से निकालो। हमें इनिशियल एंगुलर एस्केलेशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक, डिस्प्लेसमेंट पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट π/2 का होगा। नहीं बेटा, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इक्वेशन ऑफ मोशन तब यूज़ करते हैं जब अल्फा कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर हर पॉइंट पर, हर इंस्टेंट पे एंगुलर एस्केलेशन चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पर यहाँ पे mg ऐसे लग रहा था, ठीक है, और ये मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, है ना। यस, जब रॉड यहाँ पे कहीं होगी उस समय सेंटर ऑफ मास ये रहा रॉड का, उस पे mg ऐसे लग रहा होगा, है ना, ऐसे तो लग रहा होगा। अच्छा, अब इस एक्सिस और इनके बीच का जो टॉर्क है, देखो वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ये मेरी एक्सिस हो गई, ये मेरा mg हो गया। इस समय टॉर्क जो होगा वो mg इंटू L/2 हो जाएगा। जब यहाँ पे रॉड पहुँचेगी तब टॉर्क कितना होगा वो देखें। देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा मान लो कि एंगल थीटा है ना, तो ये मेरी एक्सिस हो गई और ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, है ना, ये हो गया। दोनों अगेन स्क्यू लाइन से, नो डाउट इन इट। लेकिन टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो इस बार mg L/2 नहीं होगा, वो देखो L/2 परपेंडिकुलर लेंथ लेनी होती है ना। देखो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गई और ये मेरी एक्सिस हो गई, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी L/2 cos थीटा होगी, है ना। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी मेरे पास ये वाली यहाँ से L/2 cos थीटा। तो इस बार इस इंस्टेंट की अगर बात करूँ तो टॉर्क आएगा mg L/2 cos थीटा। कहने का मतलब यह है कि थीटा जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे टॉर्क भी चेंज होगा, और टॉर्क चेंज हो रहा है इसका मतलब एंगुलर एस्केलरेशन भी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। कारण क्या है, थीटा के चेंज होने से। देखो किसी भी इंस्टेंट थीटा पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो mg फोर्स है वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट mg L/2 cos थीटा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और थीटा रॉड का कंटिन्यूसली चेंज होगा तो टॉर्क भी क्या होगा, चेंज होगा। इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि एस्केलेशन, एंगुलर एस्केलेशन कांस्टेंट है इस केस में। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, ये तो बेसिक बातें हो गई। यस बेटा, देखो बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई। इस इंस्टेंट के ऊपर मुझे एस्केलरेशन, एंगुलर एस्केलेशन इंस्टेंट पे कैलकुलेट करना है, तो मैं इस इंस्टेंट का ही फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पर क्या लग रहा है, mg एक्ट कर रहा है। कितनी लेंथ है, लेंथ है L/2 लेंथ है, यहाँ से लेंथ है L/2, ठीक है। यस बेटा। अच्छा, ये mg फोर्स कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, देखो ये mg फोर्स इटसेल्फ इस एक्सिस से पास हो रहा है ना। इस एक्सिस से पास हो रहा है, एक्सिस ऐसे है और
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसी से पास हो रही है पास। इसका मतलब टॉर्क ड्यू टू mg कितना है, 0 है। और कोई फोर्स लग रहा है, यहाँ पे हिंज फोर्सेस लग रहे होंगे, लेकिन उनके कारण भी टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट तो 0 ही आएगा, क्योंकि वो खुद भी कहाँ से पास हो रहा है। मान लो कि हिंज ने फोर्स लगाया, कॉन्टैक्ट फोर्स N1 और N2, तो उनके कारण भी टॉर्क कितना आएगा, 0 आएगा। N2 के कारण भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो नेट टॉर्क भी कितना आएगा, नेट टॉर्क भी 0 आ जाएगा। किसके अबाउट हिंज्ड एक्सिस, ठीक है। यस बेटा, ये बात तो समझ में आ रही होगी। यस, अब हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। हमारे पास अगर टॉर्क 0 आ गया तो एंगुलर एक्सेलरेशन इस इंस्टेंट पे 0 है, ठीक है, उस इंस्टेंट पे 0 हो गया, है ना। याद हो तो हमने जब रॉड को जस्ट रिलीज किया था उस समय भी हमने कैलकुलेट किया था। देखो उस समय कितना एंगुलर एक्सेलरेशन आया था, देखो हमने कैलकुलेट किया था जस्ट आफ्टर रिलीज एंगुलर एक्सेलरेशन आया था 3g2l। और जब रॉड सीधी हो गई, बिल्कुल वर्टिकल हो गई, तो हमारे पास आ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। और अल्फा 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अल्फा 0 आ रहा है, इसका मतलब डी ओमेगा बाई डी टी तुम्हारा कितना है, 0 है। और डी ओमेगा बाई डी टी 0 है, इसका मतलब मैथमेटिकली याद करो, मैंने बताया था, है ना, मैथमेटिकल टूल्स में सर ने बताया होगा कि या तो ओमेगा इस इंस्टेंट पर मैक्सिमम है या फिर क्या है, या ओमेगा मिनिमम है, ठीक है। ये मैथमेटिकली हमने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा था, किसी बच्चे को याद है ना। अगर हमें कभी भी मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता तो हम क्या करते थे, dx बाई डी टी बराबर 0 करते थे। उसी तरीके से यहाँ पे dx बाई डी टी और डी ओमेगा बाई डी टी 0 है, इसका मतलब 0 हो रहा है, इसका मतलब ओमेगा यहाँ पे या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू बतानी है इस इंस्टेंट के ऊपर। कर सकते हैं? यस बेटा। सेकेंड पार्ट देखो, ओमेगा कैसे निकालेंगे। यस, अब हम लोग इसका ओमेगा कैलकुलेट करते हैं बेटा। ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। हम लोग ये जानते हैं कि ये जो हिंज्ड है, सबसे पहले तो ये गिवन है कि ये जो हिंज पॉइंट है ये स्मूथ हिंज्ड है। अगेन बोल देता हूँ, ये हिंज जो है वो स्मूथ हिंज्ड है, ठीक है। यानी यहाँ पे हीट की फॉर्म में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, हिंज पॉइंट पे फोर्सेस तो लग रहे हैं, नो डाउट इन इट, है ना। यस, मुझे एंगुलर वेलोसिटी कब निकालनी है, जब रॉड इधर पहुंच गई है तब ओमेगा निकालना है। ये मैं जानता हूं कि एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, ये तो ऑब्जर्वेशन से भी कह सकते हो यार। जब रॉड ऊपर से नीचे आ रही होगी तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी वो कंटिन्यूसली क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। और यहाँ पे आके क्या हो गई होगी, मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी बेटा, ठीक है। यस, क्यों होगी, उसका दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मैं एनर्जी कंजर्वेशन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, ध्यान से समझो। मैं सबसे पहले तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए केवल और केवल कैसे फोर्सेस होने चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करने चाहिए। और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट भी कर रहे हैं तो वर्क डन बाय दोज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मस्ट बी 0 ऑन दैट बॉडी। ये हमने पढ़ा था पहले। अच्छा, यहाँ पे इस हिंज पॉइंट पर हिंज फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं N1 और N2, लेकिन इनके कारण इन पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है, किस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, ये तो इस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। और जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0। इसका मतलब वर्क डन बाय द हिंज फोर्सेस कितना है, यहाँ पे 0 है। क्यों है, वर्क डन बाय हिंज्ड फोर्सेस N1 एंड N2 कितना है, 0 है। आई होप बात समझ में आ गई। कारण क्या है, जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे तो एक्ट कर रहे हैं रॉड के इस वाले पॉइंट पर, और रॉड का ये वाला एंड तो कहीं भाग ही नहीं रहा बेटा, वो तो यहाँ पे ही है। सिर्फ और सिर्फ ये इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्सेस भी 0 है। यस, लिख लें, 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 0 डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, अब तो केवल और केवल mg फोर्स एक्ट कर रहा है रॉड के ऊपर, बाकी के कारण तो वर्क डन 0 हो चुका है। यानी कि रॉड के ऊपर
मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ, ध्यान रखें, है ना। कैसे कर रहे हैं वो समझें। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। यस, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है, रेफरेंस लाइन मान लेते हैं बेटा। रेफरेंस लाइन मैं ये मान लेता हूँ बेटा, मान लो कि ये मेरी रेफरेंस लाइन है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए क्या लेनी पड़ती है, रेफरेंस लाइन याद होनी चाहिए। ये मेरी रेफरेंस लाइन है, ठीक है, रेफरेंस लाइन है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है सेंटर ऑफ मास, यानी रॉड की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो उसके सेंटर ऑफ मास की लिख दूंगा तो उसकी रॉड की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये बात हमने पहले करी थी, याद करो। तो यहाँ से इस रेफरेंस लाइन से सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है, L/2 ऊपर है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, दैट इज mg L/2, ठीक है। क्या इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है यार, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ओमेगा 0 हो गया तो इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई। रॉड केवल घूम रही है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने कितनी पढ़ी थी, अगर बॉडी का हर एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो हमने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी लिखना ओमेगा के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं, और वो कितनी लिखते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। याद आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही ये डेरिवेशन करवाया था सेंटर ऑफ मास के अंदर, याद करो, रिकॉल करो उसको, है ना। यस, तो अगर कोई बॉडी रोटेट करती है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उस केस में हम लोग क्योंकि हर पार्टिकल की, रॉड के हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी तो अलग अलग होगी, है ना, इसलिए काइनेटिक एनर्जी लिखना हाफ mv स्क्वायर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम लोग कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यूज़ करते हैं, और इसका डेरिवेशन मैंने करवाया था। यहाँ पे ओमेगा 0 हो गया इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, है ना। यस, चाहो तो लिख लो इसको, मैं ऐसा लिख देता हूँ, हाफ आई ओमेगा 0 का स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास की पकड़ो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लाइन के ऊपर आ रहा है, सेंटर ऑफ मास 0 है। काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, mg L/2 इज इक्वल्स टू हाफ आई, इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट दिस एक्सिस ml/3 ml/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, क्या हो रहा है, मास से मास कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, L से एक L कैंसिल हो गया, फाइनली मेरे पास आ गया 3g बाय, ये 3g बाय L हो गया, इसका रूट ले लेंगे, मेरे पास क्या हो गया, ओमेगा आ गया। यस बेटा, ये मेरे पास आ गया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड आ गई व्हेन द रॉड इज वर्टिकल, ठीक है। इनिशियल कितनी थी, याद करो, इनिशियली जस्ट आफ्टर रिलीज हमने कैलकुलेट करी थी, पिछले वाले सवाल में 0 थी, फिर ड्यू टू द mg फोर्स इसमें टॉर्क डेवलप हुआ, उस टॉर्क की वजह से इसके पास एंगुलर एक्सक्लेरेशन आया, और एंगुलर एक्सक्लेरेशन भी वेरिएबल था। यहाँ पे आकर रॉड की एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, और कितनी हो गई, √3g/L हो गई, है ना। यस, ये बात यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम, क्योंकि रॉड के पास यहाँ पे कौन सी एनर्जी थी, इस बात को मैं प्रूफ कर रहा हूँ। देखो, रॉड के पास यहाँ पे केवल और केवल कौन सी एनर्जी थी, केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी थी, और वो सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे आने के बाद में वो सारी की सारी, देखो, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जब सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो बॉडी की कौन सी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, बस, वेरी क्लियर, बेसिक थिंग। यस, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं एक्सक्लेरेशन ऑफ एंड पॉइंट एंड एक्सक्लेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लिख दें, देखो बेटा, एक्सक्लेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखें, दूसरा कलर यूज़ करते हैं, दूसरा पेज यूज़ कर लेते हैं ताकि मैं तुम्हें आसानी से समझा पाऊँ। देखो, ये मेरी रॉड है, ये मेरी रॉड थी, है ना, और यहाँ से हिंज थी, इस पॉइंट से हिंज थी। रॉड पहले इनिशियली कैसे थी, रॉड ऐसे थी, इनिशियली ऐसे थी रॉड, बाद में रॉड ऐसे हो गई। मुझे कब निकालना है एक्सक्लेरेशन ऑफ एंड पॉइंट, यस, जब रॉड वर्टिकल हो गई। मार्क कर लेते हैं पॉइंट, ये मेरा सेंटर ऑफ मास था, है ना, सेंटर ऑफ मास, और इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल ली थी।
अच्छा, अगर हर पार्टिकल जो है, देख पा रहा हूँ कि हर पार्टिकल के पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और ओमेगा इसका मतलब हर एक पार्टिकल इस रॉड का इस इंस्टेंट पे क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। कितनी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से। इसका मतलब पार्टिकल के पास कौन सी वेलोसिटी होगी, यस, पार्टिकल के पास सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और वो कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, सॉरी ओमेगा स्क्वायर एल हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, एल है, तो ओमेगा स्क्वायर एल हो जाएगा, है ना, यस। ये मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की भी बात कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैं बोल देता हूँ ए टी बोल देता हूँ, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है, तुम बोलोगे सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, ये कौन सा वाला पार्टिकल, रॉड का सबसे आखिरी वाला पार्टिकल है, एंड वाला पार्टिकल है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो उसके ऊपर लग रहा होगा ओमेगा स्क्वायर एल, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा होगा अल्फा इंटू आर, क्योंकि ये पार्टिकल देखो 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 देखो, ये पार्टिकल इस सर्कल के अंदर क्या कर रहा है, घूम रहा है। रॉड का सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, हर एक पार्टिकल क्या कर रहा था, घूम रहा था। समझ में आ रही है बात। तो हम लोगों के पास ये आ गया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मुझसे तो क्या पूछा गया है, इस एंड वाले पार्टिकल का या एंड पॉइंट ऑफ अ रॉड का नेट एक्सेलरेशन पूछा गया, तो निकाल लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। अब अल्फा तो मेरे पास कितना आया था, अल्फा 0 आया था, क्योंकि उस इंस्टेंट पे mg बिल्कुल डाउन हो गया था, उसके कारण यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं आया था, तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 था, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में कितना हो गया, 0 हो गया। यस बेटा, ये मेरे पास 0 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब रॉड के पास इस बार केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हुआ, तो एंड पॉइंट, एंड का एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर एल, और वो कितना है 3g बाय, देखो ओमेगा कितना आया था, 3g बाय एल आया था, 3g बाय एल इंटू एल, तो ओमेगा एक्सेलरेशन ऑफ एंड पॉइंट आ गया 3g हमारे पास आ गया। यस, नोट करो इसको। यस बेटा, अब हम क्या करते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास की बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, एक्सेलरेशन ऑफ, देखो इसके सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास पे जो पार्टिकल है उसका मैं क्या देख लेता हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देख लेता हूँ। तो मेरे पास उस सेंटर ऑफ मास का क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी कि रॉड का नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा, ऐसा भी बोल सकता हूँ, क्योंकि जो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का होगा वही एक्सेलरेशन इस पूरी रॉड का होने वाला है। तो देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि रॉड के पास ओमेगा स्पीड है इस इंस्टेंट पर, तो हमारे पास हो गया इस इंस्टेंट पर ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। आर का वैल्यू कितना है, l/2, इस रेडियस में घूम रहा है ना, सेंटर ऑफ मास तो इस रेडियस में घूम रहा है, तो लेंथ कितनी, रेडियस कितनी हो गई, l/2, ओमेगा स्क्वायर आर, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ओमेगा स्क्वायर l/2 हो गया। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये रही बेटा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, तुम बोलोगे सर अल्फा 0 हो गया, ओमेगा स्क्वायर, तो ये 80 कितना हो गया, 0। यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास केवल और केवल किसके बराबर आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर l/2 हो गया, and which will be equals to 3g l/2, l से l कैंसिल हो गया, 3g/2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट एक और रह गया हमारे पास, और क्या कैलकुलेट करना था, हिंज्ड फोर्स कैलकुलेट करना था। यस, ये अच्छा क्वेश्चन है, हिंज फोर्स कैसे निकालेंगे। देखो हिंज फोर्स के लिए, हिंज फोर्सेस की डायरेक्शन मुझे नहीं पता, तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी दो डायरेक्शन में मान लेना, n1 और n2, ठीक है। यस, बेसिकली n1 n2 है क्या, हिंज कॉन्टेक्ट, हिंज फोर्स मान लो ऐसे लग रहा है ना, हिंज फोर्स ऐसे लग रहा है, मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या कर लिया, उसका एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा, मान लो इधर एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा, इसीलिए मैंने क्या कर लिया, मैंने दो डायरेक्शन में माना है ना। एक माना है मैंने n1 ऐसे, और एक माना है ऐसे, किधर भी ऐड कर सकता है, कोई डायरेक्शन का पता नहीं है। तो डायरेक्शन का पता नहीं है, मैग्नीट्यूड भी नहीं पता, इसलिए हमने ऐसे मान लिया n1 और n2। अब रॉड के पास क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में कुछ है, देखो 0 दिख रहा है,
एस्केलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दिस डायरेक्शन इज 0। अगर इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एस्केलेशन 0 है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, यानी N2 को 0 होना चाहिए। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर पूरी रॉड को यहाँ एज्यूम, हम सेंटर ऑफ मास पे पूरी रॉड का वेट एज्यूम कर लेते हैं, यानी पूरी रॉड पे जो फोर्स लग रहा है नेट इस डायरेक्शन में वो 0 लग रहा है, क्योंकि टेंजेंशियल एस्केलेशन 0 है सेंटर ऑफ मास पे। इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0। मैं वापस रिपीट करता हूँ, सुनो ध्यान से। हमने ये पढ़ा था कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा था। अब अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, अगर मैं पूछूं तुमसे तो अलोंग एक्स एक्सिस ये इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। अगर अलोंग एक्स एक्सिस ये इक्वेशन यूज कर रहा हूँ तो मेरे को ये दिख रहा है कि एफ एक्सटर्नल कितना लग रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, तुम बोलोगे सर N2 लग रहा है। बहुत अच्छे बेटा। और एक्सेलरेशन कितना है N2 के अलोंग या अपोजिट डायरेक्शन में, कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हुआ N2 बराबर मास इनटू क्या किया तुमने, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किया। किस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन बोल सकते हो, है ना, या बोल सकते हो टेंजेंशियल डायरेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस डायरेक्शन में कितना हुआ, 0 हुआ, तो N2 कितना हो गया, 0 आ गया। अरे यार ये तो हो ही गया। अब बात करेंगे इस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में, अलोंग रेडियल डायरेक्शन, अलोंग रेडियल डायरेक्शन बात कर लो। अलोंग रेडियल डायरेक्शन बात करोगे तो देखो mg कैसे लगेगा, mg लगेगा नीचे, mg ऐसे लगा। नॉर्मल फोर्स कैसे लग रहा है रेडियल डायरेक्शन में, N1 ऊपर लग रहा है। तो हम लोग नेट एस्केलेशन किधर आया था, नीचे की तरफ आया, नहीं ऊपर की तरफ आया था, ओमेगा स्क्वायर L/2, यही तो आया था सेंटर ऑफ मास का एस्केलेशन। अगर नेट एस्केलेशन ऊपर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, रॉड के ऊपर, ऊपर की तरफ लग रहा है। कौन सा फोर्स बड़ा होगा, N1 बड़ा होगा कि mg, तुम बोलोगे सर देखो बात कुछ ऐसी है ना, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ मास, रॉड का सेंटर ऑफ मास इधर कंसिडर कर लिया। इस रॉड के ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, देखो फील करो, एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द वाई डायरेक्शन N1 लग रहा है, तो तुमने लगा दिया N1, तो ऐसे लग रहा है। नीचे इसके ऊपर क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है। नेट एस्केलेशन इस सेंटर ऑफ मास का किस तरफ है, तुम बोलोगे नेट एस्केलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ है, ये तुम्हारा ये हो गया। तो इक्वेशन कैसे बनाओगे तुम बोलोगे सर क्योंकि नेट एस्केलेशन हर पार्टिकल का टूवर्ड्स द सेंटर है, इसीलिए क्योंकि हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, इस इंस्टेंट पे ओमेगा नॉन जीरो है, तो डेफिनेटली सेंट्रीपिटल एस्केलेशन है हर पार्टिकल के पास। वो सेंट्रीपिटल एस्केलेशन कौन प्रोवाइड करा रहा होगा, डेफिनेटली ये N1 फोर्स प्रोवाइड करा रहा होगा, क्योंकि नेट फोर्स कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो N1 बड़ा होगा mg से। तो मैंने इक्वेशन क्या लिख दी, N1 माइनस mg, N1 माइनस mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यस, किस डायरेक्शन लगाइए, इस बार रेडियल डायरेक्शन लगाइए। इक्वेशन बार बार मैं यही यूज कर रहा हूँ, एक बार एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूज करी, एक बार वाई डायरेक्शन में यूज करी। N1 माइनस mg इज इक्वल्स टू मास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर निकाल लिया था हमने, कितना आया था 3g/2, 3g/2। यस बेटा, सॉल्व कर लें इसको। N1 इक्वल्स टू mg प्लस 3mg/2, फाइनली कितना आ गया, 5mg/2 आ गया। यस बेटा, N1 का वैल्यू आ गया, N2 का वैल्यू आ गया, देखो दोनों वैल्यूज आ गए हमारे पास, यही हमारा आंसर हो गया, है ना। यस बेटा, नोट करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नोट करो बेटा। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यस, व्हेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड इज थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री, फाइंड अल्फा ओमेगा एंड ए स्क्वायर। यस, रॉड को इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी रॉड, उसको रिलीज किया गया, जब रॉड यहाँ पहुँच गई तब हमें क्या निकालना है, अल्फा ओमेगा और ए स्क्वायर निकालना है, ठीक है। यस बेटा, ये हमारा डेफिनेटली mg लग रहा होगा, और यहाँ पे क्या लग रहे होंगे, यहाँ पे N1 और N2 लग रहे होंगे, ठीक है। यस बेटा, हमें अल्फा ओमेगा और एसीएम निकालना है। जब रॉड यहाँ पहुँच गई
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 53 डिग्री, इस इंस्टेंट पे निकालना है। तो हम लोग फोर्सेस भी इसी इंस्टेंट पे देखने वाले हैं, ठीक है। यस बेटा, तो पहले एफबीडी बना लेते हैं इसका। देखो यहाँ पे जब रॉड पहुँचेगी तो ऐसे घूमते हुए पहुँचेगी, यस, ठीक है। यहाँ पे इस इंस्टेंट पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा, और हिंज पॉइंट पर क्या क्या लगेंगे, n1 और n2 लगेंगे। अल्फा निकाल ले, देखो अल्फा कैसे निकालेंगे, थीटा 53 डिग्री है, अल्फा निकालना है तो निकाल लेते हैं अल्फा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्फा निकालने में। यस हम mg के कारण देखो टॉर्क लिखेंगे किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के कारण, इस एक्सिस के अबाउट mg प्लस n1 n2 के कारण टॉर्क देखते हैं। जब मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालूंगा तो n1 और n2 के कारण तो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, और ये मेरी एक्सिस है mg, ये रहा, दोनों क्या बना रहे हैं, स्क्यू लाइंस बना रहे हैं। तो मुझे क्या चाहिए होगी, टॉर्क लिखने के लिए mg और इस एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी। कितनी हो जाएगी, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यस बेटा देखो ये मेरी डिस्टेंस होगी, कितनी होगी ये l/2 है, तो ये l/2 cos 53 डिग्री, ठीक है, l/2 cos 53 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। यस, तो मेरे पास टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क अबाउट हिंज्ड एक्सिस आएगा, हिंज्ड एक्सिस आ जाएगा। n1 n2 के कारण तो कितना होगा, जीरो होगा, n2 के कारण भी कितना होगा, जीरो। तो हिंज्ड एक्सिस के अबाउट आएगा, वो आएगा, इसके केवल और केवल mg बचा, mg इंटू, है ना, कैसे, r क्रॉस f, ऐसे घुमा रहा होगा इसको, ऐसे mg फोर्स इसको ऐसे घुमा रहा होगा ओमेगा से, ठीक है। यस, इसको ऐसे घुमाएगा तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी, r क्रॉस f, यानी अंदर की तरफ आएगी या क्लॉकवाइज आएगी, mg इंटू l/2 cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री मतलब 3/5 हो गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस बेटा, mg l/2 इंटू 3/5। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे तो अल्फ़ा निकालना है। ये तो टॉर्क आ गया, और टॉर्क अबाउट द हिंज एक्सिस इज इक्वल्स टू आई हिंज्ड इंटू अल्फ़ा कर सकते हैं, इंटू अल्फ़ा, mg l/mg 3mg l/10 बराबर इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा रॉड का, ml²/3 हो जाएगा, ml²/3 इंटू अल्फ़ा हो जाएगा। यस, l से l कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, फाइनली मेरे पास क्या आ गया, 3 3 9 g/10 l अल्फ़ा आ गया। ये मेरे पास एंगुलर एस्केलेशन आ गया, ठीक है। एंगुलर एस्केलेशन यहाँ तक आ गया होगा, तो हम ओमेगा निकाल लेते हैं। अब ओमेगा के लिए अगेन एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करेंगे। यस, ओमेगा के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। अगेन ऐसा दे रखा है कि यहाँ पे ये हिंज जो है वो स्मूथ हिंज्ड है, स्मूथ हिंज्ड है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी एंगुलर वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ, धीरे धीरे ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये मेरी एक्सिस है, ये इस इंस्टेंट पे मुझे क्या करना है, ओमेगा निकालना है, ठीक है। ओमेगा लगातार चेंज हो रहा होगा क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो ओमेगा हमेशा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और अल्फ़ा भी चेंज हो रहा है, अल्फ़ा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। देखो ये मेरा इनिशियल, ये मेरे इनिशियल स्टे पोजीशन हो गई, और ये रॉड की क्या हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई, ठीक है। यस, ये इनिशियल पोजीशन, ये मेरी फाइनल पोजीशन। कर देते हैं एनर्जी कंजर्व, कोई दिक्कत नहीं है। यस, क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि वर्क डन बाय हिंज्ड फोर्सेस कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि हिंज फोर्सेस जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं
उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो बाकी के पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, रॉड के बाकी के एंड्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल्स का, लेकिन इन ये जो जिस पॉइंट पर ये हिंज्ड है उस पार्टिकल का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। जिस पॉइंट पर ये हिंज फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए वर्क डन बाय दीज फोर्सेस 0 हुआ और केवल इस रॉड पे mg फोर्स एक्ट कर रहा है। और mg फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हम लोग क्या कर पा रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर पा रहे हैं। और इनिशियली मैंने बोल दिया था हिंज स्मूथ हिंज्डनेस का मतलब हीट की फॉर्म में कोई एनर्जी नहीं जा रही है ना। यस, करें स्टार्ट। तो देखो बेटा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है रॉड की, इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से देखना। देखो बेटा ये L/2 होगी, ये लेंथ L/2 होगी, ये वाली लेंथ L/2 है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी L/2 cos थीटा L/2 sin थीटा। तो रेफरेंस लाइन से इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है, तो देखो ये मेरी ये वाली लेंथ निकालनी है L/2 cos 53 डिग्री और ये लेंथ होगी L/2 sin 53 डिग्री। इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है, तो हम बोलोगे सर mg L/2 cos 53 डिग्री। ठीक है, यहाँ से कितना ऊपर हो गया, सॉरी cos नहीं साइन आएगा, L/2 cos L/2 साइन आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया, बोला सही था लिखा गलत है, L/2 sin 53 डिग्री। ठीक है, यस। इनिशियली रिलीज किया है, जस्ट आफ्टर रिलीज ना तो रॉड के पास वेलोसिटी होगी ना ही एंगुलर वेलोसिटी होगी। जस्ट आफ्टर रिलीज तो कोई वेलोसिटी होगी ही नहीं, एंगुलर वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब इस इंस्टेंट पे बात करते हैं। इस इंस्टेंट पर सेंटर ऑफ मास इस रेफरेंस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। केवल और केवल इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। वो कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी। लिख दिया, यस बेटा। mg L/2 sin 53 डिग्री 4/5 इक्वल्स टू हाफ आई, है ना। जिस एक्स पॉइंट के अबाउट घूम रही है उस पॉइंट के अबाउट काइनेटिक एनर्जी लिख दो, इनर्शिया लिख दो। इनर्शिया कितना आएगा, ml/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यस, फाइनली क्या हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, 4g/5 आ गया इंटू 3 हो गया, ये l हो गया, ये ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा की वैल्यू आ गई √12g/5l मेरे पास आ गया, रेडियन पर सेकंड आ गया। ठीक है, यस, ये मेरा आंसर हो गया, ओमेगा मेरे पास आ गया। अब क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मेरे पास सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो मुझे उसका रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए और मुझे उस पॉइंट का क्या चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर वो आ गया तो उनका क्या कर देंगे, उसका रिजल्टेंट निकाल कर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं, क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो हम लोग एक्सेलरेशन देखते हैं। देखो ये जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस पाथ के ऊपर क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा सर्कुलर पाथ के ऊपर। तो इसका जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, यस, AC बराबर, इस इंस्टेंट पे बात करो जब रॉड थीटा एंगल के ऊपर है उस समय कितना होगा, तुम बोलोगे सर ओमेगा स्क्वायर। उस इंस्टेंट पे जो भी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा मान लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये क्या हो जाएगा, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 12g/5l है। रेडियस कितनी है, किस रेडियस पे ये घूम रहा है, बोलोगे सर L/2 इसकी रेडियस है। बहुत अच्छे, कितना आ जाएगा, 6g/5 आ जाएगा। ये मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, तुम बोलोगे सर अल्फा आर होगा। अल्फा कितना है, 9g/10l। आर कितना है, L/2 है, L से L कैंसिल हो गया, कितना आ गया मेरे पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया 9g/20 आ जाएगा। ये मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया।
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस, यस, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होता है ये तो पता ही होगा, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होने के कारण, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट तो इसकी ओमेगा की स्पीड को बढ़ा रहा होगा और ये इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा होगा, ये वाला एक्सेलरेशन। तो नेट, हमें तो सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखो सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन एसीएम हो जाएगा अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इन दोनों का रूट करके निकाल लेंगे। AT की वैल्यू ये रही, AC की वैल्यू ये रही, स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। यस, हमें क्या है कि एक रफ सरफेस है और उस रफ सरफेस के ऊपर एक रॉड ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ऐसे रखी हुई है एक रॉड, और यहाँ पे लिखा हुआ इनफ रफ सरफेस। इसका मतलब यह है कि जैसे तुम रिलीज करोगे वैसे ही क्या होने वाला है, ये पॉइंट इधर भागेगा और रॉड नीचे आएगी और ये पॉइंट इधर भागने वाला है ना। जैसे ये पॉइंट का मोशन इस डायरेक्शन में होने लगेगा वैसे ही फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इसका मतलब इतना फ्रिक्शन अवेलेबल है कि ये इस पॉइंट का मोशन होने नहीं देगा। कौन नहीं होने देगा, फ्रिक्शन नहीं होने देगा, ये रेस्ट में ही रहने वाला है और रॉड ऐसे आकर ऐसे गिरने वाली है इसके अंदर। ये पॉइंट तो हिलेगा ही नहीं बेटा, ये तो फिक्स ही रहेगा, ऐसे समझ लो। यानी ऐसा मान सकता हूँ कि ये पॉइंट यहाँ से हिंज्ड है क्योंकि इतना फ्रिक्शन अवेलेबल है कि इसको मोशन करने ही नहीं देगा इस पॉइंट को। तो रॉड कैसे गिरेगी, रॉड ऐसे आके ऐसे गिर जाएगी सरफेस पे, है ना। बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, हमें क्या करना है, जस्ट आफ्टर रिलीज हमें अल्फा ओमेगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। देखो अप्रोच वही रहने वाली है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अल्फा निकालने के लिए टॉर्क लिखना पड़ेगा, किसके अबाउट, हिंज पॉइंट के अबाउट। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्टली हिंज पॉइंट दिख ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा पॉइंट जरूर दिख रहा है जिसके अबाउट रॉड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। यानी कि मैं इधर मान सकता हूँ कि यहाँ से ये रॉड हिंज्ड है, ठीक है, क्लियर है बात। यस, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पे क्या लग रहा होगा बेटा, सेंटर ऑफ मास पे mg लग रहा होगा। और क्या कर रहा होगा, बाहर से एक तो mg फोर्स लग रहा है बाहर से एक्सटर्नल, साथ के साथ हिंज ने भी इस रॉड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा। कितना लगाया होगा, एक तो n1 लगाया होगा। यस, हिंज नहीं है, सॉरी, यहाँ पे सरफेस है, तो सरफेस ने एक तो नॉर्मल लगाया होगा ऊपर की तरफ, और जैसे ही ये पार्ट रॉड का ये वाला एंड आगे की तरफ मोशन करने की कोशिश करेगा वैसे ही यहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्रिक्शन लगाया होगा सरफेस ने, ठीक है। ये बेसिकली फोर्सेस हैं जो बाहर से इस रॉड के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, और इन फोर्सेस के कारण ही रॉड के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ होगा अबाउट दिस एक्सिस। क्योंकि रॉड तो ऐसे घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है, तो टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट हमें लेना पड़ेगा। और कुछ बच्चों को अगर कन्फ्यूज़न हो तो सिंपल दिमाग में ये रखें कि सेंटर ऑफ मास भी ले सकते हो और हिंज पॉइंट भी ले सकते हो। अगर हिंज पॉइंट नहीं दिखे तो उस केस में सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख लेना, कोई इशू नहीं है ना। यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि रॉड इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है, एक तरीके से हिंज्ड है, क्योंकि इस पॉइंट, ये तो हिलेगा नहीं, तो रॉड ऐसे घूमेगी इस पॉइंट के अबाउट। तो मैं यहाँ से मान सकता हूँ कि इस एक्सिस के अबाउट ऐसा मान सकता हूँ कि रॉड हिंज्ड है ना। यस, तो इस पॉइंट के अबाउट हम क्या करने वाले हैं, टॉर्क लिख लेते हैं। टॉर्क अबाउट इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, इस पॉइंट को देते हैं बी, और ये दे देते हैं ओ। अबाउट ए, इस एक्सिस के अबाउट देखो आराम से। ये एंगल कितना है, ये एंगल ले लेते हैं थीटा, ठीक है। यस, अब थीटा ले लेते हैं, थीटा एंगल पे हम लोग बात कर रहे हैं। और टॉर्क ड्यू टू इस पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ, इस एक्सिस के अबाउट लिख रहा हूँ, तो नॉर्मल के कारण और फ्रिक्शन के कारण तो टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स जीरो हो गया, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। केवल और केवल mg के कारण आएगा, टॉर्क ड्यू टू mg कितना हो जाएगा, यस, mg इंटू यस, देखो ये एक्सिस है ये रही, और mg फोर्स ये रहा, दोनों के बीच में क्या बन रहा है, स्क्यू लाइंस बन रही है। और स्क्यू लाइंस बन रही है तो हमें क्या करना होगा, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होगी। रॉड की पूरी लेंथ l है तो ये l/2 हो गया, तो ये कितना हो गया, l/2 cos थीटा हो गया। ये l/2 हो गया तो ये l/2 cos थीटा हो गया। दोनों के बीच की डिस्टेंस टॉर्क अबाउट पॉइंट ए विल बी mg l/2 cos थीटा हो गया, ठीक, यस। अबाउट पॉइंट ए केवल और केवल mg फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, इसके कारण तो जीरो हो गया। तो टॉर्क अबाउट द एक्सिस ए विल बी
इक्वल्स टू एम जी एल बाई टू कॉस थीटा। और न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ करके इसको किसके बराबर पुट कर सकता हूँ, आई अल्फा के बराबर। इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस एक्सिस विल बी एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। ठीक है, यस। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यस कर सकते हो। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली 3g बाई 2l कॉस थीटा हमारे पास आ गया अल्फा। यस बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, यस यस बेटा, यहाँ तक लिख लिया। ओमेगा के लिए जस्ट आफ्टर रिलीज पूछा गया, ओमेगा जस्ट आफ्टर रिलीज। अगेन मैंने वही वाली बात पुरानी, जस्ट आफ्टर रिलीज रॉड के किसी भी पार्टिकल के पास वेलोसिटी नहीं होगी। ठीक है, इसके वेलोसिटी नहीं हुई तो एंगुलर वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि v इक्वल्स टू आर ओमेगा से हम लोग ये बात बोल सकते हैं। तो जस्ट आफ्टर रिलीज तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो होने वाली है। थर्ड पॉइंट देखें, देखो बेटा थर्ड केस देखो, एस्केलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एस्केलेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो सर्कुलर पाथ पे देखो घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। तो घूम रहा है तो सर्कुलर पाथ में कोई भी पार्टिकल घूमता है तो उसके पास दो एस्केलेशन होते हैं। ठीक है, और कौन कौन सा एस्केलेशन होता है, एक तो सेंट्रीपिटल एस्केलेशन होता है और एक टेंजेंशियल एस्केलेशन होता है। सेंट्रीपिटल एस्केलेशन देखो, सेंट्रीपिटल एस्केलेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर होता है। इस जस्ट आफ्टर रिलीज ओमेगा जीरो है तो सेंट्रीपिटल एस्केलेशन भी जीरो हो गया, केवल और केवल टेंजेंशियल एस्केलेशन बचा। टेंजेंशियल एस्केलेशन कितना होता है, तुम बोलोगे सर अल्फा आर होता है। अल्फा कितना है, 3g बाई 2l कॉस थीटा हो गया। रेडियस कितना है, l बाई 2 हो गया, l से l कैंसिल आउट हो गया। तो टेंजेंशियल एस्केलेशन मेरे पास आ गया 3g बाई 4 कॉस थीटा हो गया। ठीक है, यस, ये टेंजेंशियल एस्केलेशन। यस बेटा, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस फाइनली हमें कैलकुलेट करना है। नॉर्मल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे टेंजेंशियल एस्केलरेशन के कंपोनेंट्स करने होंगे। फिर उसके बाद क्या करनी होगी, ये इक्वेशन यूज़ करनी होगी, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एस्केलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस इक्वेशन को यूज़ करना होगा। इस y डायरेक्शन में कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, तुम बोलोगे एक तो नॉर्मल लग रहा है और एक mg लग रहा है। तो करना क्या है, हमें करना है mg माइनस नॉर्मल बराबर मास इनटू एस्केलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का वो कंपोनेंट हमें लेना है जो किस डायरेक्शन में आ रहा है, जो y डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें टेंजेंशियल एस्केलरेशन का कौन सा कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा, हमें x कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यस, इसके कंपोनेंट्स करेंगे टेंजेंशियल एस्केलरेशन के, उसके बाद में ये इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बराबर MAUCM। पिछले क्वेश्चन में मैंने ये किया है। ठीक है, यस, इसका सॉल्यूशन तुम्हें खुद से करना है, नहीं आएगा तो आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड हैव अ नाइस डे। सेक्शन डी कंप्लीट कर सकते हो, सेक्शन ई भी कंप्लीट कर सकते हो। यस।